ईरान के खिलाफ अमेरिका कहीं ठंडा ना पड़ जाए, ये इंश्योर करने में लगा हुआ है क्या इजराइल? क्या इजराइल ने ही कोई ऐसा षड्यंत्र कह लीजिए, ऐसी साजिश कह लीजिए, रची जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच में जो मामला लग रहा था कि कहीं ऑफ रैंप होगा, वो फिर से एस्केलेट हो गया है? क्या इस सब के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू उनका दिमाग है, या असल में इसको ये रंग देने की कोशिश की जा रही है? आइए दिखाता हूं आज आपको अड़ी। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और टीवी 9 भारतवर्ष में सबसे पहले ये खबरें देखिए जरा। थोड़ी देर पहले ट्रंप का बहुत बड़ा बयान, ईरान में बिजली संयंत्रों पर हमले के आदेश देने के हम बहुत करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पुल को भी निशाना बनाने के आदेश के करीब हैं। ट्रंप ने कहा, फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में ट्रंप ने ये बातें कही हैं। और अगर पुल को निशाना बनाने की बातें वो कह रहे हैं और कह रहे हैं बिजली संयंत्रों पर हमला करेंगे, तो जाहिर है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने की तैयारी है। और ट्रंप का ये स्टेटमेंट बताता है कि आने वाले दिनों में जाहिर है वो करने वाले हैं जो इजराइल चाह रहा था। इजराइल ने ये पहले ही कहा था कि वहां ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाना चाहिए। बीच में तो कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में लिस्ट भी जारी हो गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को खींच लिया था, रोक लिया था। आपको वो दिन भी याद होंगे जब ईरान के नागरिक उन तमाम जगहों को घेर कर बैठ गए थे और ये कह रहे थे, जिसमें वहां के नामचीन लोग भी शामिल थे, जिन्होंने उन जगहों की सुरक्षा के लिए खुद को वहां स्थापित कर लिया था और कहा था कि जब तक यहां हमले का अंदेशा है, हम यहां से डिगेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। बहरहाल एक बार फिर से वो होता हुआ दिखाई दे रहा है जो दुनिया का अंदेशा था। ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए ट्रंप जो आज बातें कह रहे हैं, क्या वो बेंजामिन नेतन्याहू की स्क्रिप्ट है जो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को पढ़ना पड़ रहा है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम अड़ी में चर्चा करके तथ्य जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगली खबर देखिए, जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट आई है। ईरानी सेना तबाह हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान पूरी तरह पराजित हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। मध्य पूर्व का दादा अब खत्म हो चुका है, बातचीत में देरी की कीमत चुकानी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है। ट्रुथ सोशल में जो अंग्रेजी में उनकी कही हुई बात यहां आपके सामने हमने रखी है। ईरान मिलिट्री इज इन कंप्लीट एंड टोटल मेस, मच ऑफ इट like their navy and air force does not even exist anymore. They have been completely defeated. Iran is all talk and no action. The bully of Middle East is dead. They've taken too long to negotiate a deal that would have been great for them. Now they will have to pay the price. President Donald J. Trump वो ये कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा देर कर दी कि अब इसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। और अभी से कुछ देर पहले फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा है वो हमने आपको बताया ही। उन्होंने कहा है कि अब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा, पुल को भी निशाना बनाया जाएगा, बिजली संयंत्रों को भी निशाना बनाया जाएगा। बातचीत में देरी हुई है और इसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। मिडिल ईस्ट के दादा को वैसे भी हमने समाप्त कर दिया है, उनकी नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब जरा इधर देखिए अगली खबर। उधर ईरान क्या कह रहा है? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान, बमबारी करके कोई सरेंडर नहीं करवा पाएगा। पेजेश्कियान ने कहा गाजा आज तक सरेंडर के लिए मजबूर नहीं हुआ है। गाजा में कब से बमबारी हो रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं, लेकिन आज तक गाजा ने सरेंडर नहीं किया है, तो ईरान सरेंडर कैसे कहेगा? पेजेश्कियान ने यह बात कही है। यूनाइटेड स्टेट्स ईरान को भी सरेंडर नहीं करवा पाएगा। पेजेश्कियान ने यह बात अंडरलाइन की, हम कभी अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, ये बात पेजेश्कियान ने कही है। उधर से कहा जा रहा है हम समाप्त कर देंगे, वैसे भी हमने नेवी एयरफोर्स को समाप्त कर दिया है, आने वाले दिन बहुत बुरे होंगे। अगर नेगोशिएट कर ली गई होती है एक डील तो उनके लिए अच्छा होता। अब तबाही इंतजार कर रही है। इधर पेजेश्कियान कह रहे हैं हमास गाजा में इतने दिनों से हमला हो रहा है, वहां तो कोई सरेंडर नहीं हुआ, ईरान कैसे सरेंडर कर देगा? अब जरा आगे देखिए, यूनाइटेड नेशन अगले हफ्ते लेबनान भेजेगा जांच दल। युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन की होगी जांच। लेबनान में इजराइल ने लगातार हमले किए हैं, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यहां टीम जा रही है और वो यहां पर क्या मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, क्या सिविलियन ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है, इस बात की जांच करने वाला है। यहां तो लेबनान तो वो जांच के लिए पहुंचने वाले हैं, लेकिन ईरान को लेकर जो खुले तौर पर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हम वहां के बिजली संयंत्रों को और वहां के पुलों को निशाना बनाएंगे, इसके लिए भी क्या आने वाले दिनों में यूनाइटेड नेशन की टीम अलग से टिकट कटाकर जांच करने के लिए पहुंचेगी? यह भी दुनिया जानना चाहती है। बहरहाल यहां यह कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की टीम यहां पहुंचकर ये देखेगी कि कहां पर इजराइल के हमलों के दौरान वॉर क्राइम किया गया है, मानवाधिकार को कुचला गया है। इस बात की स्टडी करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की टीम यहां पहुंचने वाली है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं।
आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस जर्नलिस्ट। पिनाक रंजन चक्रवर्ती आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं। और पिनाक रंजन साहब को आप जानते हैं, वो भारत के राजदूत रहे हैं कई देशों में। और प्रोफेसर राजन कुमार, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ वो भी आज की शाम इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आशीष आ जाइए, आप ही का इंतजार था। और यहां देखिए जरा, अमेरिका ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया है। अब इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। इसको लेकर बाकायदे विसिल बजाकर, ऐलान करके, भेरियां रणभेरियां बजाकर ये शुरू नहीं हुआ इस बार, लेकिन अब ये शुरू हो चुका है, बाकायदा शुरू हो चुका है, फुल थ्रॉटल शुरू हो चुका है। अब इसमें किसी को कोई संशय नहीं रह गया। अमेरिका का ईरान को बारूदी जवाब। अब देखिए ईरान की तरफ से क्या जवाब आया, पहले वो दिखा देता हूं। आईआरजीसी ने बहरीन में दागी मिसाइलें, अमेरिका के 5वें बेड़े को किया टारगेट। आईआरजीसी की धमकी, दुश्मन को हम जवाब दे रहे हैं, हमने अपनी तरफ से हमला नहीं किया है, हम केवल दुश्मन की तरफ से किए गए हमले का रिटेलिएशन कर रहे हैं, उसका जवाबी हमला दुश्मन का कर रहे हैं। आईआरजीसी की तरफ से यह कहा गया है। बातों से क्या बयान हो रहा है और बातों के शोले कितने जमीन पर भी दिखाई देने लगेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं पुलों को तबाह कर देंगे, बिजली संयंत्रों को तबाह कर देंगे, अब पूरी तरह से हम समाप्त करने की दिशा में, और इसको अब तबाही की तरफ हम बढ़ रहा है ईरान, जब वो ये कह रहे हैं। और पेजेश्कियान कह रहे हैं कि अभी तक तो ये दिखा नहीं कि हमास पर पूरी तरह ये इन्होंने कंट्रोल कर लिया हो, ये गाजा में दिखा नहीं कि ये सरेंडर करवा पाए हो। ईरान को सरेंडर कैसे करवा पाएंगे? और यहां ये सब चल ही रहा है, ये काइनेटिक दोनों तरफ से एक्शंस क्या हो रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जनरल ब्रजेश कुमार, आपके पास ये अभी भी ये समझे दुनिया कि पूरे तौर पर फुल स्केल शुरू नहीं हुआ है, या मान लिया जाए कि अब एस्केलेशंस के लैडर्स सामने आते जाएंगे, लेकिन शुरू तो हो गया? गौतम जी, ये जो पहेली है ईरान और यूएस या यूएस ईरान वॉर की, वो अभी कुछ और दिन चलेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, इस गर्म वातावरण के बीच में सीरियस डिस्कशंस चल रहे हैं। और मिलिट्री पार्लेंस में कहा जाए तो सीज फायर भी बरकरार है, हालांकि उसका उल्लंघन हो रहा है और मेरा ख्याल है होता भी रहेगा, क्योंकि इस तरह का प्रेशर है, इस तरह का माहौल है। मिलिटरीली देखेंगे तो यूएस की जो सेंट्रल कमांड है और एडिशनल ट्रूप्स, फ्लीट्स, एयरक्राफ्ट बिल्कुल तैनात हैं। तैनात होकर क्या कर रहे हैं? उन्होंने ब्लॉकेड करके रखा हुआ है पूरा ईरान का। हॉर्मुज़ के ऊपर में संचालन करने की कोशिश भी करते हैं और इक्के दुक्के जहाज भी चले जाते हैं। बीच में थोड़ी बहुत गोलाबारी होती है और रिएक्शंस होता है। ईरान क्या कर रहा है? ईरान की जो स्ट्रेंथ रही है मिसाइल्स और ड्रोन्स ही रहा है। एयरफोर्स और नेवी की मात्रा उनकी कम रही है और आईआरजीसी के कंट्रोल में वो रहती है, तो वो भी छिटपुट घटना करता रहता है अमेरिकन ट्रूप्स के साथ में, जब ट्रूप्स इन कांटेक्ट होते हैं। ये आप जो कह रहे हैं सर जनरल साहब, ये छिटपुट है क्या? ये छिटपुट है क्या? और एस्केलेशन में जिसको फुल थ्रॉटल कहा जाए, क्या गाड़ी वहां तक नहीं पहुंचने वाली, क्या ऐसा माना जाए? या आप चल पड़ी है गाड़ी और वहां तक भी पहुंच जाएगी, इसको ऐसा माना जाए क्या? जनरल साहब आपके पास मैं लौट रहा हूं, लेकिन ये खबर जो मैंने आपको दिखाया, देखिए तरह दोनों तरफ से जो काइनेटिक एक्शंस हो रहे हैं, क्या उनको ये माना जाए कि फिर से ये सेकेंड फेज शुरू हो गया है और पूरे तौर पर शुरू हो गया है? या ये छिटपुट जो बीच में चलता रहा उसका एक थोड़ा सा, मतलब सीज फायर के ऐलान के बाद बीच में भी ये सब चलता रहा, उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप है, लेकिन इसको फुल स्केल सेकंड फेज शुरू हो गया है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी क्या? आशीष के आपके पास आता हूं, लेकिन जरा पहले उससे पहले ये खबर देखिए। कुवैत और बहरीन में ईरान ने हमले किए हैं। ईरानी सेना ने दोनों जगह दागी है मिसाइलें। बहरीन कुवैत की तरफ जाती दिखाई दी मिसाइलें। बहरीन और कुवैत को लक्षित करके जो मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से, आकाश में ये कैसी दिखाई दी वो यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और फिर उन्होंने कुवैत में, जॉर्डन में और बहरीन में अमेरिका के बेसेस को निशाना बनाते हुए ये मिसाइलें फेंकी हैं। और ये आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमने केवल रिटेलिएशन में किया है, क्योंकि हमारे ऊपर हमले किए गए थे इसलिए हमने ऐसा किया। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमने क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि आपने हमारे अपाचे को मारा। ईरान कह रहा हमने अपाचे को मारा नहीं, तो अपाचे को मारा किसने? ये आग जला कौन रहा है और कौन ये इंश्योर कर रहा है कि अमेरिका और ईरान पीछे ना हटने पाए? ईरान के आसमान में अमेरिका को बड़ा झटका। ईरान ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को किया नष्ट। ईरान ने MQ-9 ड्रोन गिराने का वीडियो भी किया जारी। दक्षिणी ईरान के बुशर प्रांत के ऊपर हमला। MQ-9 बेड़े का 20% हिस्सा तबाह हो गया। MQ-9 नाम बड़े दर्शन छोटे हो गए क्या आशीष?
देखिए, हमने ये लगभग 3 दिन पहले ही दर्शकों को बताया था कि किस तरह से 165 में से लगभग 30 MQ-9 ए और बी, जो दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं, रीपर और स्काई गार्डियन और सी गार्डियन, ये लगभग 30 खत्म हो चुके हैं, यानी कि एग्जैक्टली वही 20% के आसपास में। नो डाउट, चाहे वो F-35 हो, चाहे वो MQ-9 सीरीज हो, या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो, लगभग आप देखेंगे बहुत सारे जो अपने डोमेन में, फाइटर जेट डोमेन में बेस्ट है, ड्रोन डोमेन में बेस्ट है, एटलीस्ट वर्ल्ड वाइड, उन सभी को ईरान ने बहुत चुन चुन के और गिन गिन के मारा है। और एग्जैक्टली ये अगर आपको ये 3 महीने में दिखाई दिया है, तो आप ये भी इमेजिन कीजिए कि किस तरह से अमेरिका अगर थोड़ा इसे लंबा और खींचना चाहेगा तो उन्हें कितना नुकसान होगा। एक लगभग 30 मिलियन का, ये जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं MQ-9 वाली, 30 मिलियन का ये एक ड्रोन होता है और अपनी कैटेगरी का बेस्ट गिना जाता है। सेकेंड फेज की आप बात करते हैं दिनेश जी, नो डाउट कि एक बार फिर से सेकेंड फेज शुरू हो गया है। फर्स्ट गियर में है, कब 5th गियर में जाएगा, कब 3rd गियर में चलेगा, कब 4th गियर में जाएगा, ये एपिसोड के तौर पर, एक्शन रिएक्शन के तौर पर चलता रहेगा। लेकिन इसमें कोई संकोच नहीं है कि सेकेंड फेज एक बार फिर, जो बड़े सीज फायर वाला एक लल वाला फेज था, उसके बाद शुरू हो गया है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ध्यान दीजिएगा, केवल अब ये IDF और हिजबुल्लाह वाला फ्रंट नहीं है, अब ये डायरेक्टली आपको लॉन्ग रेंज पॉइंट ऑफ व्यू, इंटेंस और बड़े वेपन्स और मिसाइल्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको वो दिखाई दे रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, जो 2 महीने में लल पड़ा हुआ था। तो नो डाउट सेकंड फेज शुरू हो गया है, भले फर्स्ट गियर में होगा, गियर बदलते और घटते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत का टाइम था, बातचीत का टाइम जाया किया, अब ईरान भुगतेगा, क्या बातचीत का टाइम जाया किया मतलब अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, अब बातचीत अब होगी नहीं, ये इशारा भी है इसमें? या डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों का ये मायना नहीं निकालना चाहिए, पैरेलली बातें तो चलती ही रहेंगी? ये भी समझने के लिए पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब आपके पास आने वाला हूं। लेकिन यहां देखिए, जॉर्डन में भी ईरान का विनाशकारी प्रहार देखने को मिला। अमेरिकी बेस पर दागी मिसाइलें, मुवफ्फाक सॉल्टी एयरबेस को टारगेट किया। अम्मान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। तो जॉर्डन में भी किस तरीके से, मैंने आपको बताया, बहरीन हो, वो कुवैत हो या जॉर्डन हो, इन तीनों जगहों को निशाना बनाकर IRGC की तरफ से बकौल IRGC रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की गई हैं मिसाइल्स के जरिए, और ये यहां पर दिखाई दे रहा है। ये सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत कर लेते तो अच्छा होता, अब अंजाम भुगतो, मतलब बातचीत और बातचीत का वक्त समाप्त क्या पिनाक साहब? नहीं, बातचीत का एकदम समाप्त नहीं है, बातचीत चलती रहेगी। आपने देखा होगा आज और या सुना होगा कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है दैट वॉर इज नॉट अ गुड आइडिया। ये सब अच्छी अच्छी बातें वो कह रहे हैं। खैर, वो तो पॉस्चरिंग भी है काफी उसमें। ये छुटपुट वाली जो बात आशीष कह रहे थे, वही मुझे लगता है ये, पर ये भी एक पॉस्चरिंग है कि अच्छा, हम हमारे ऊपर मारोगे तो हम भी मारेंगे। और उसने, वैसे प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने यह भी कहा है कि ईरान कोई गाजा को आप काबू में नहीं कर पाए तो ईरान को क्या काबू करेंगे, ये सब भी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक एस्केलेशन है, पर कंट्रोल्ड एस्केलेशन है। एंड मुझे लगता है कि ये कुछ दिन के लिए, मेरे ख्याल में 2-4 दिन में फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हमने तो हॉर्मुज एकदम स्टील वॉल कर दिया है, ये सब बातें कर रहे हैं वो, और ईरान का एक भी कुछ नहीं वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब भी कह रहे हैं। पर सर पिनाक सर, लेकिन बड़े मजे की बात है, उधर पेजेश्की अब्बास अराक्ची ने बल्कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। ये जो आप इस जगह पर ब्लॉकेट बनाकर खड़े हुए हैं, प्रेयर मेंटिस याद कीजिए, तब अमेरिका ही आया था 1988 में, हमने क्या हाल किया था, हालांकि ईरान को भी नुकसान पहुंचा था। वो ये भी बता रहे हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब आया था तो क्या हुआ था, वो भी याद कर लेना चाहिए, पुर्तगालियों को कैसे हमने यहां से हटाया था। वो ये खाड़ी का, पर्शियन गल्फ का हवाला दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ब्रिटिश भी यहां आए थे, फिर हमने उनका क्या किया, ये भी याद कर लीजिए। इसलिए यहां आकर हमारे खिलाफ कोई टिकता नहीं है, ये बात वो डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे हैं। जरा ये देख लीजिए, पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब के पास फिर से जाएंगे और जाएंगे प्रोफेसर राजन के पास भी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में मामला शांत नहीं हो, क्या यह भी इंश्योर किया जा रहा है, और क्या ये इजराइल की तरफ से इंश्योर हो रहा है, उस तरफ आपको लेकर जाता हूं। लेकिन जरा उससे पहले ये देख लीजिए, ये कहां हमला हुआ है। जॉर्डन आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप कुवैत, और ये दिखाई दे रहा है आपको बहरीन। ये है ईरान, यहां से IRGC ने मिसाइलें बरसाई हैं इन तमाम जगहों पर। कहां हमला हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स बेस पर ईरान का प्रहार। बहरीन, जरा बहरीन की तरफ देखिए,
बहरेन में 5वें बेड़े पर हमला हुआ। जॉर्डन, 4 अहम ठिकानों पर यहां जॉर्डन में हमला बोला गया। फिर F-35 हैंगर पर भी यहां निशाना बोला गया। कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला बोला गया और अमेरिकी हमले के जवाब में हमने यह किया है। ईरान ने यह बात भी हाईलाइट की। 3 देशों में ईरान ने अमेरिकी बेस पर 21 हमले किए हैं और यह बताने की कोशिश की है कि अगर इस बार फिर से यह तय हो गया है कि सेकंड फेज शुरू होगा, दोनों मिलकर इजराइल और अमेरिका हमारे खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे, तो हम भी तैयार हैं। और वो बातें तो आपको याद ही हैं जहां उन्होंने ये कहा था कि अभी तो हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ी सरप्राइज होगा। अब जरा अगली खबर की तरफ ले चलता हूं आपको। ईरान और अमेरिका के बीच में विध्वंसक जंग शुरू हो गई है। अमेरिका का ईरान पर बड़ा मिसाइल हमला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 106 धमाके। ये जो हमले हुए थे, इन्हीं हमलों के जवाब में IRGC ने हमला किया है या IRGC ने यह बात स्पष्ट की। तो जो मैं आपको बता रहा था, जॉर्डन में, कुवैत में, बहरेन में हमले, असल में इन हमलों के जवाब में हुआ है जो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जहां अमेरिका ने एक साथ 6 जगहों पर धमाके किए हैं। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के सैन्य ठिकाने, और यहां पर वो धमाके होने के बाद IRGC ने फिर इन 3 जगहों पर 21 अलग अलग ठिकानों को टारगेट करते हुए मिसाइलें बरसाई हैं। अब जरा यहां पर आ जाइए। ईरान पर हमलों को लेकर ट्रंप का दावा क्या है? अमेरिकी सेना ने अपाचे का बदला लिया है। ईरान को जवाब देना बहुत जरूरी था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिकी जवाब बहुत कड़ा और पावरफुल होता है और यही बात दिखाने के लिए हमने इन 6 जगहों को निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने हमारे अपाचे को निशाना बनाया था। क्या वाकई ईरान ने अमेरिकी अपाचे को निशाना बनाया? क्या यह बात सच है, या डोनाल्ड ट्रंप ने यह बहाना बनाया, अमेरिका के उन 6 जगहों को निशाना बनाया और फिर जो हुआ बात की कहानी है कि IRGC ने 3 जगहों पर 21 ठिकानों को टारगेट किया। अब जरा देखिए, अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर हादसे पर यह बड़ी खबर देखिए। ईरान ने गिराया था अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हादसे पर राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा है। ईरान ने पेट्रोलिंग के वक्त अपाचे को निशाना बनाया और गिराया। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल में जो बात कही गई है उसको हाईलाइट करके हम दिखाते हैं। The United States must, if necessary, respond to this attack. अब ये देखिए, यहां पर ये जो कहा जा रहा है, इसमें यही बताने की कोशिश है कि यहां अपाचे को निशाना बनाया गया। हाईली सोफिस्टिकेटेड अपाचे हेलीकॉप्टर्स, उनको निशाना बनाया गया और इसलिए ऐसा किया गया। तो ये एक तरीके से अमेरिका ये बता रहा है कि हमारे बड़े सोफिस्टिकेटेड जो वॉर मशीनरी है, क्या उसको आसानी से टारगेट किया जा सकता है। और बहरहाल इसको लेकर एक सस्पेंस भी है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा तो है कि हमारे अपाचे को ईरान ने मारा, इसलिए हमने 6 जगहों पर धमाके किए, लेकिन ईरान इससे इनकार करता है। आगे खबर में बताऊंगा। लेकिन जनरल साहब, ये बताइए जरा, ये अपने ही किसी सोफिस्टिकेटेड वॉर मशीनरी के मार गिराए जाने की खबर दुनिया में चीख चीख के क्यों बता रहे हैं? देखिए, तो कहानी 2 अलग तरह के देश हैं। अमेरिका के अंदर कुछ भी होता है वो छिपा नहीं रहता है, ओपन सोसाइटी है, नहीं तो प्रेस है, ऑपोजिशन है, चीज़ें बाहर में आती है, तो उनका काम करने का तरीका भी अलग है और इंफॉर्मेशन बांटने का तरीका भी अलग। उसके साथ साथ सीज फायर है, मगर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। हम एक दूसरे के ऊपर में या दुनिया के ऊपर में या अपने कंस्टिट्यूंसी के ऊपर में परसेप्शन मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। तो ये बात सही है, अगर कोई इनका एक अपाचे विमान दुर्घटना हुआ है तो जवाब तो देंगे और जोर से देंगे। वही प्रतिक्रिया शायद ईरान से नहीं आती है या कम आती है, क्योंकि टोटलिटेरियन स्टेट है। ठीक है, तो ये यहां पर मैं आशीष आपको बुलाना चाहता हूं। ये देखिए, जो 6 जगहों को निशाना बनाया गया, इन 6 जगहों के, आइए जरा इसको बताते हैं अपने दर्शकों को, ये 6 जगहें कौन कौन सी हैं। ईरान के जिन ठिकानों पर अमेरिकी हमले हुए उसमें केशन द्वीप है, मिनाब है, बंदर अब्बास है, सिरिक है, जास्क है, कुहे मुबारक है। इन जगहों पर किसको किसको टारगेट किया गया, ये देखिए जरा, ये वो जगह हैं। यहां पर टारगेट किया गया एयर डिफेंस सिस्टम को, रेडार साइट्स को, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस को। ये अपाचे को निशाना बनाया गया, इसलिए इन 6 जगहों को निशाना बनाया गया। ये जब बताया जा रहा है तो ऐसे हमको गले के नीचे उतार लेना चाहिए क्या? देखिए, वो खींचे हुए एक ऐसे स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह बिहेव कर रहे हैं कि तूने मेरा वो वाला खिलौना तोड़ा था तो अब मैं वो वाला चीज करूंगा। लेकिन यहां पर आप स्ट्रैटेजी की है, ऑब्वियसली जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो स्ट्रैटेजिक लेवल पर नहीं, पर जो एक्शन हो रहा है यूएस फोर्सेस द्वारा, वो आपको एक पैटर्न और स्ट्रैटेजी दिखाएगा। आपके ठीक पीछे जो लिस्ट दिखाई गई थी ना, वो इंपॉर्टेंट है। लोकेशन
क्या होना, लेकिन वहां पर टारगेट पर क्या होना, ये चीजें जहां जहां पर हैं या थी, और आगे भी आप फरवरी 28 के बाद से ये चीजें इन लोकेशंस पर दिखाई गई, कुह मुबारक, जास्क सिरिक और बंदर अब्बास, मिनाब, केशम द्वीप। अगर यही आप इसके सेकेंड लेयर भी हैं यहाँ पर ईरान के, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो ऑफेंसिव सिस्टम्स हो, या फिर मोबाइल टावर्स हो, जैमर्स हो, इन सारी चीजों को, वेपन स्टोरेज को लेकर उन जगह पर जहां जहां पर ईरान ने स्टोर करके रखा है, तो यहाँ लोकेशन नहीं बल्कि उस लोकेशन पर क्या था ये ज्यादा मायने रखता है। और वो चीजें जहां भी रहेगी, जो फोर्सेस हैं अमेरिकन और मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आप जिस तरीके से समझा रहे हैं आशीष, मुझे ये लग रहा है टारगेट पहले से तय हैं, एग्जैक्टली, लेकिन उनको रिटेलिएटरी बताने की होड़ है कि ये हम अपना ये डिफेंसिव स्ट्राइक है या हमने रिटेलिएशन में किया है। मतलब ये बताने से, ये दिखाई देने से बचना है नैरेटिव वॉर में कि पहले हमने मारा और हमने किसी बगैर वजह के मारा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और यहां पर आपने जो बात कही ना, उस पर एक अंडरलाइनिंग चीज ये है, परसेप्शन में अमेरिका हारता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ी फोर्स है, और इसीलिए ये जो जितने सारे स्टेटमेंट आपको दिखाई देंगे, डोनाल्ड ट्रंप से लेके वो सारे लोकेशंस जो आपके पीछे लिस्ट किए गए हैं, उनको लेकर, इसको लेकर, चाहे वो सेंटकॉम के स्टेटमेंट्स हो, बस एक ही अंडरलाइनिंग बात है कि हम बुरे आदमी नहीं हैं, हम और अब जब बैड बॉयज। एक सेकंड, अब आप क्योंकि आप यहां आए तो मैं जरा थोड़ा सा रिवर्ट करना चाहूंगा पहले वाली बॉल पर, वो दिखाइए जरा। हाँ, ये दिखाइए। अब उन्होंने कहा कि आपने अपाचे मारा था इसलिए हमने उन 6 जगहों को मारा। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपने उन 6 जगहों को मारा, हमने इन जगहों को मारा। अब इन्होंने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन को बताया, तो ये भी अपने निशाने, ये लक्ष्य फिक्स करके बैठे हुए हैं। अब इनको बहाना मिला कि अच्छा किसका रिटेलिएशन बताना है, तो 6 जगहों का रिटेलिएशन, हमने इन जगहों को मारा। देखिए ये साफ साफ दिखा रहा है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी या फिर कभी और कोई देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, आप ईरान से इस पूरे एरिया को देखिए, ये ईरान अपनी कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेट करता है, कहां कहां पे वो मार सकता है, किन किन देशों में जाके मार सकता है। एक जरूर एग्जांपल देना चाहूंगा, यहां से ईरान से बहरीन मारा, ठीक है, यहां पर ज्यादा शिप्स होंगी, कोई वो एयर डिफेंस काम कर सकती है, लेकिन ये सब कुछ पार करके जब वो जॉर्डन पर मारता है, तो आप इमेजिन कीजिए कि वो कम से कम 2 से 3 देशों के एयर डिफेंस सिस्टम पार करके आता है और फिर यहां पर जाकर हिट करता है। वो तो इजराइल तक पहुंचा रहा अपनी मिसाइलें, वो तो और उससे आगे पहुंचा रहा है। वही स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दे रहा है कि डोंट मेस विद अस, अगर आप अटैक करेंगे तो ये न केवल अपने इर्द गिर्द में बल्कि थोड़ा और लंबा मारता है, दिखाने के लिए कि हम और लंबा, जो बोलते हैं ना कि कार्ड बचा के रखें, उनके पास अभी भी एस्केलेशन मैट्रिक्स में काफी कुछ बचा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका से मुकाबला कर सकता है, लेकिन काफी कुछ जो उन्होंने दिखाया है उससे ऊपर बचा हुआ है, और ये सिग्नल देते हैं। ये सिग्नलिंग है, मैसेजिंग है, नैरेटिव की लड़ाई है। इजराइल पर हमले का ईरानी मास्टर प्लान, पश्चिमी प्रांत में मिसाइल लॉन्चर किए गए शिफ्ट, पश्चिमी प्रांत की तरफ, वेस्टर्न हिस्सा जो है उस तरफ ये शिफ्ट किए जा रहे हैं। पश्चिमी इलाके से बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर रहा है ईरान। लॉन्चर शिफ्ट होने से 10 मिनट कम हुआ अटैक टाइम। इस्तांबुल एरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फुरकान गोजुकारा का यह दावा है। मतलब कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि जो उसका पूर्वी हिस्सा है या मध्य का हिस्सा है, उधर से साइट शिफ्ट की जा रही है उसके पश्चिमी हिस्से की तरफ। जाहिर है जहां से फिर इन खाड़ी देशों की दूरी, इन जीसीसी कंट्रीज की दूरी, उधर जॉर्डन तक और इजराइल तक ये दूरी और कम हो जाती है। इसीलिए टर्की की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि मिसाइल साइट्स को शिफ्ट करके, अपनी इस दूरी को कम करके, अपनी मिसाइलों की रेंज और ज्यादा बढ़ा रहा है ईरान। लेकिन यहीं पर प्रोफेसर राजन आपको लेकर आता हूं, ये जो माइक्रो लेवल पर काइनेटिकली चल रहा है, इसके पीछे की कहानी आप क्या देख रहे हैं? ये जो आंखों को दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की डिजाइन क्या है सर, वो समझाइए। देखिए निशांत, सबसे दिक्कत यह हो रही है कि सॉरी माफ कीजिएगा, मैं दिनेश गौतम। कोई समस्या नहीं है सर, प्लीज। जी माफ कीजिएगा। जी दिनेश, इसमें सबसे बड़ी समस्या यह हो रही है कि अभी अमेरिका को अपने जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बोल चुका है और ग्लोबल जो ऑडियंस है उसको बता चुका है कि वह वहाँ पे पीस डील के काफी करीब है, लेकिन ऐसा पीस डील कोई वहाँ पे होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो वैसे में अमेरिका की कोशिश यह है कि क्या मैसेजिंग दे, और वहाँ पे वो चूंकि ईरान पे दबाव भी बना के रखना है, नहीं तो अगर दबाव नहीं बना के रखता है तो फिर जो निगोशिएशन के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो ईरान के काफी अभी मैक्सिमलिस्ट हैं और काफी
कठिन टर्म्स हैं। तो वैसे में लगता है कि अगर कमजोरी के साथ ईरान को डील किया जाएगा तो ईरान को मनवाना मुश्किल है, और ईरान यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर हम हमले करेंगे या फिर अगर आप निगोशिएशन हमारे साथ नहीं करते हैं तो फिर हम आपके दो चीज करने की उसकी जो स्ट्रेटजी है उस पर काम कर रहा है। एक तो कि हॉर्मुज को ब्लॉक रखेगा जिससे कि इंटरनेशनल एनर्जी क्राइसिस होता रहेगा, और दूसरी कोशिश यह है कि जो रीजनल उसके जो अमेरिका के पार्टनर्स हैं उस पर सीधा हमला करेगा। और इससे क्या हो रहा है कि ये इस अमेरिका पे हमला नहीं करके रीजनल पार्टनर पे हमला करने से यह हो रहा है कि रीजनल पार्टनर्स अमेरिका पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ईरान के साथ निगोशिएट करें, नहीं तो इन सारे जो देश हैं इनके पास अपनी डिफेंस कैपेसिटी नहीं है और वो अपने आप को ईरान के मिसाइल और ड्रोन से नहीं बचा सकते। और इसी कारण से ईरान की स्ट्रेटजी है कि इन देशों के माध्यम से अमेरिका पे दबाव बना जाए। और इस स्ट्रेटजी में मैं बता दूं कि जैसा कि आशीष बता रहे थे अभी कि इस स्ट्रेटजी में ईरान काफी सक्सेसफुल है, कि जो कम्युनिकेशन परसेप्शन का वॉर चल रहा है उसमें ईरान की अभी काफी बढ़त है, और पूरे ईरान को ही नहीं उनके जो रीजनल एलाइज उनको भी लगता है कि अमेरिका उन रीजनल एलाइज को डिफेंड करने में अभी सक्षम नहीं है और ईरान उसको कभी भी टारगेट कर सकता है। तो वैसे में ईरान की अभी बढ़त है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसी स्ट्रेटजी पे काम कर ईरान बढ़त ले रहा है। तो एक बात जो आशीष कह रहे थे कि परसेप्शन ये बन रहा है कि अमेरिका इस मामले में कहीं कहीं पीछे उसके कदम दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका के ऊपर ईरान भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यही परसेप्शन और हर एक फ्रंट पर परसेप्शन है, या कुछ एक फ्रंट्स पर ऐसा है? और अमेरिका तो अमेरिका है, वो महाशक्ति है, ये भी हम समझेंगे, लेकिन जरा देखिए अमेरिकी हमले का बदला लेने की तैयारी चल रही है। पश्चिमी एशिया में अमेरिकी बेस टारगेट किए जाएंगे, कहा जा रहा है कतर पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान। ईरान छोड़ेगा नहीं, उनको भी नहीं छोड़ेगा जिनको उतना सीधा सीधा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता, या ये समझा जाता रहा पहले कि उन देशों की तरफ तो थोड़ा सॉफ्ट रहता है ईरान। ईरान ने अब ये तय कर लिया है कि उनको किसी को नहीं छोड़ेंगे जो अमेरिका की तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुवैत, बहरीन, यूएई में दहलेंगे 7 यूनाइटेड स्टेट्स बेस। ईरानी स्टेट मीडिया तस्नीम न्यूज की तरफ से ये एक रिपोर्ट में आई चेतावनी है कि इन तमाम जगहों को आने वाले दिनों में ईरान बुरी तरह दहलाएगा। अब जरा देखिए, पश्चिम एशिया के देशों को बड़ी चेतावनी, मिलिट्री बेस से दूर रहें स्थानीय लोग, ये बात कह दी गई है। आईआरजीसी के सीनियर कमांडर की तरफ से वार्निंग आई है। ये उसी बात को एक तरीके से एंडोर्स कर रही है जो तस्नीम न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले दिनों में इन जगहों पर जो अमेरिकी बेसेस हैं वो दहलाए जाएंगे। और आईआरजीसी भी ये कह रहा है कि अमेरिका ने जहां जहां बेसेस बना रखे हैं, मिलिट्री ठिकाने बना रखे हैं, उन जगहों से आम लोग दूर रहें, वहां के स्थानीय लोग दूर रहें, कहीं ऐसा ना हो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। इसमें एक नैरेटिव और भी है, ये दिखाना चाहता है ईरान की जीसीसी तुझसे बैर नहीं लेकिन अमेरिका तेरी खैर नहीं, अमेरिकी हमले का बदला लेगा। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया, आईआरजीसी के विध्वंसक हमले का काउंटडाउन जारी। ये लेकिन ऐसे बताकर, क्योंकि लड़ाई में अगर आपने पहले से बता दिया हम इन जगहों पर मारेंगे तो जाहिर है सरप्राइज एलिमेंट, उससे सरप्राइज आपका लेवरेज जो है वो जाता रहता है। फिर ऐसे में बताकर ये क्यों? क्या यही मैसेज देने के लिए कि वहां के स्थानीय लोगों के खिलाफ हम नहीं है लेकिन बेसिस को छोड़ेंगे नहीं? पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब, ये तो बड़ा क्लियर है, ईरान स्ट्रेटेजी तो बड़ा क्लियर है कि हम अमेरिकन बेसिस, हमको मारोगे तो हम आपके जो अमेरिकन बेसिस हैं, क्योंकि वो अमेरिका के लैंड पे तो मार नहीं सकते, वो बहुत दूर है, तो अमेरिकन बेसिस को मारेंगे। और जो आपके यहाँ जो जितने भी आपके एलाइज हैं, आपके बेसिस उन सब जगह हैं, तो हम सबको मारेंगे। दिस इज द स्ट्रेटजी। और हॉर्मुज को हम बंद करके रखेंगे, या मतलब हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसको हम चाहेंगे वो निकलेगा, जिसको हम नहीं चाहेंगे वो नहीं निकलेगा। इस तरह की स्ट्रैटेजी ईरान की है, और प्रेशर इससे तो बढ़ ही रहा है। आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से ऑयल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं, और इसमें सबको तकलीफ हो रही है। कल भी एक खबर निकली थी कि जो ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, जो बड़े बड़े देशों में, इंडिया में, चाइना में, जापान में है, वो काफी कम हो चुका है। 11 मिलियन बैरल्स के करीब वो कम हो चुका है। तो उस स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को हम किस तरह से फिर रिप्लेनिश करेंगे, ये सारा ही हॉर्मुज पे डिपेंड करता है। तो ईरान का दबाव जो है वो इकोनॉमिक है और मिलिट्री। सर आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, अब शायद आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जो दिनेश सर, जो एम्बेसडर चक्रवर्ती ने बात कही ना, वो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, जस्ट टू ऐड टू व्हाट सर मेंशन, वो मारेंगे, रिटेलिएट करेंगे, वो तो एक्सपेक्टेड होता है, चाहे कोई बड़ा देश हो या छोटा हो, लेकिन वो मार पा रहे हैं।
ईरान अमेरिकन एयर डिफेंस को भेद पा रहा है, भले ही 100 में से 10 कर पा रहा है। ये बड़ी और अंडरलाइनिंग पार्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री पावर में से एक को ईरान न केवल मार पा रहा है बल्कि कह के मार रहा है। वो लगातार मैसेज दे रहा है, वो पहले से कह रहा है कि यहां से दूर हटो। न केवल अमेरिकन बेसेस, आप देखिए जितने भी वेस्ट एशिया जीसीसी कंट्रीज के यहां पर पिछले हमने लगभग 3 महीनों में देखा, वो डिक्लेयर करके कहता है कि ये एरिया, ये रीजन, चाहे वो इजराइल के हो चाहे वो जीसीसी कंट्रीज के हो, यहां पर अटैक करने वाले हैं अगले 24 घंटे में, अगले 48 घंटे में। और उसके बावजूद अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स कुछ नहीं कर पा रहा है। उनके अपाचे गिरते जा रहे हैं, उनके F-35 गिरते जा रहे हैं, उनके MQ-9 गिरते जा रहे हैं। सो द अंडरलाइनिंग पार्ट इज कि मार रहा है, वो तो एक्सपेक्टेड है ही, लेकिन वो इस मारने में सक्सेसफुली कर पा रहा है, जो कि पहले रिटेलिएशन आप कह रहे हैं कह के मार रहा है, कह के मार रहा है, एग्जैक्टली, और कह के मार भी पा रहा है, सिर्फ कह नहीं रहा है, मार दे रहा है। तो इसमें डिफेंस कहां गया? और आप कह रहे हैं उनके सोफिस्टिकेटेड वॉर मशीनरी कहां गई? ओमान के पास टैंकर में लगी आग, सोहार से 20 नॉटिकल मील दूर यह हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, हादसे में 2 क्रू मेंबर्स भी लापता हुए हैं। यह हादसा ही है या यहां कुछ और हुआ है? आशीष ने यह खबर हम तक पहुंचाई है, वो विश्लेषण भी देंगे जल्दी से। देखिए, कुछ मिनटों पहले ये अपडेट आई है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो दिनेश जी आप बात कह रहे थे ना कि किस तरह से फेज 2 शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, सिविलियन सब मारे जा रहे हैं, वो देश के सिविलियंस जिनका इससे डायरेक्टली, ईरानियन सिविलियंस नहीं है, जीसीसी के सिविलियंस नहीं है, ये वो मर्चेंट टैंकर्स के सिविलियंस है जो वहां पर जॉब करने गए थे और उसमें एक कैजुअलिटी हो गई है। अभी कुछ मिनटों पहले ही यहां पर 20 नॉटिकल माइल एक मर्चेंट वेसल पर अटैक हुआ है और उसे रिपोर्ट भी किया गया है यूकेएमटीओ द्वारा। उसमें एक जो सेलर है उस पर उसकी मौत हुई है। ऐसे जो अटैक्स हुए हैं, जिसे डिसेबल भी कहता है अमेरिका कि हमने डिसेबल कर दिया इस शिप को, लेकिन हल्का सा एरर प्लस माइनस और एग्जैक्टली देखिए ये बड़ा हादसा हो गया है। इससे न केवल मार्केट इंटरनेशनली, ऑयल प्राइसेस और जो आप सेकंड फेज की बात कर रहे थे ना, अनदर साइन दैट सेकंड फेज हैज बिगन। ये तमाम इशारे हैं जो तस्दीक करते हैं, मुहर लगाते हैं कि दूसरा फेज शुरू हुआ। दूसरे चरण के हमले की वजह देखिए जरा। अमेरिका का अपाचे को लेकर, अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हुआ और फिर इधर क्या हुआ आप जानते हैं। 6 जगहों पर पहले उधर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से और फिर IRGC ने 3 जगहों पर हमला बोला। यहां सारी ये तस्वीर आपके सामने में रख रहा हूं। ट्रंप ने कहा अपाचे का बदला लेने के लिए हमने ये कार्रवाई की है। अब ये अपाचे क्या वाकई ईरान ने गिराया था? क्योंकि IRGC कह रहा है अपाचे को तो हमने निशाना बनाया ही नहीं। और अगर हर एक MQ-9 रीपर को कहीं मारता है, कहीं किसी मशीनरी को निशाना बनाता है और ईरान उसका क्रेडिट लेता है, तस्वीरें जारी करके लेता है, तो अपाचे को अगर उसने मारा होता तो अपाचे को खम ठोक कर क्यों नहीं कहता कि हमने मारा है? और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ईरान की तरफ से इस बात की गुंजाइश कम है कि वो कोई झूठ बोल रहा होगा इस मामले में, तो फिर कौन है जिसने अपाचे को मारा? अपाचे के बहाने फिर अमेरिका ने 6 जगहों को ईरान में निशाना बनाया और फिर IRGC ने 3 जगहों को निशाना बनाया, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन को। तो अपाचे किसने गिराया? अपाचे क्या ईरान ने नहीं गिराया? ये जो दावा ईरान का है, ये खुद क्या डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं? या इस तरीके से धूल झोंकी जा सकती है कि कहा जाए कि हमने नहीं मारा जबकि उसने मारा होगा? या फिर इजराइल ने अपाचे इसलिए मारा ताकि अमेरिका को गर्मी लगे और फिर पूरे तरीके से वो ईरान पर पिल पड़े? क्या ऐसा हुआ है? क्या हुआ होगा जनरल साहब, आपका अंदाजा? देखिए, फोग ऑफ वॉर में ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत ही नॉर्मल है और स्वाभाविक है, और उसके ऊपर उसका विश्लेषण करना, अटकलें लगाना भी स्वाभाविक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये मानना कि इजराइल ने उस अपाचे को गिराया है कुछ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए माहौल के अंदर, थोड़ा शायद ज्यादती है इसके अंदर। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, जो हम बात कह रहे हैं कि जो सेकंड फेज है शुरू हो जाए। अच्छा सर, ये बताइए, ईरान ने अगर कहा है कि उसने नहीं मारा तो उसने नहीं मारा होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कोई मिसाइल जाके हिट कर गई हो, उसको नहीं मालूम हो? ईरान से टोटलिटेरियन स्टेट है, कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो ऑथेंटिक नहीं होगी। अमेरिका के तुलना में ओपन सोसाइटी है, चीजें बताएंगे। तो ईरान के बारे में जो भी चीजें आती हैं, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट।
ठीक है। उनके यहाँ वैसे भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि उसको आप पूरी तरीके से वैसा नहीं ले सकते ईरान की तरफ से जो खबरें आती हैं, लेकिन ईरान तो खुद दावे कर करके कह रहा है कि हमने अमुक जगह मारा, अमुक जगह मारा। अगर खुद अमेरिका ये कह रहा है कि हमारा सोफिस्टिकेटेड अपाचे गिराया, तो ईरान को इसमें भले उसने नहीं गिराया उसको क्रेडिट लेना नहीं चाहिए। कई जगहों पर तो ऐसा होता है, ईरान ने ऐसा क्यों नहीं किया? एक बहुत बड़ा सवाल है, आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन ईरान पर हमले से पहले ट्रंप का बड़ा फैसला, हमले से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू को किया फोन। बमबारी शुरू करने से पहले दोनों के बीच में बात हुई। इजरायली चैनल 14 के हवाले से यह बड़ी खबर है, हमले की रणनीति पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में लंबी बातचीत हुई है और उसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है। और उसके पहले की जो बातचीतें हुई हैं वो तो हम आपको बताते ही रहे हैं, और कई जगहों पर बड़ी गर्मा गर्मी हुई है दोनों के बीच में, ये भी आप सबसे छुपा नहीं है। आप जरा इधर आ जाइए। ये अपाचे जिसको लेकर ये बात कही जा रही है, ये सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स में से एक है। ये बात सही है कि अपने आप में बड़ा नाम है। ये AH-64 मॉडल, निर्माता बोइंग, क्रू क्षमता 2, रफ्तार 293 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 हेलफायर मिसाइलें ले जाने में यह सक्षम, 30 mm गन से सटीक हमला करने में माहिर, खराब मौसम और रात में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है ये। और इराक, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया जंग में भी इसका इस्तेमाल कामयाबी के साथ होता रहा है। और ये बात तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल वाले पोस्ट में कही है कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है। क्या अगर मान लीजिए किसी भी सूरत में गिरा, अमेरिका अगर ईरान को जिम्मेदार मानता है, तो ईरान इसका क्रेडिट लेता क्यों नहीं है? आशीष, देखिए, इस तरह से अगर IRGC ने मारी भी है तो देखिए वो स्ट्रैटेजी में तो नो डाउट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, परसेप्शन मैनेजमेंट हो, स्ट्रैटेजी में वो असिमेट्री के नाम पे काफी फायदा उठा रहे हैं। वो अगर खुद मारा भी होगा, अगेन पॉसिबिलिटी, जैसे जनरल साहब ने कहा कि वो आप हर एक चीज की पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ में लीजिएगा। एज ए स्ट्रैटेजी मारा भी, लेकिन इन दोनों के बीच में मिस्ट्रेस पैदा करने के लिए बोलेगा हमने तो नहीं मारा, आपके दोस्त ने मारा होगा। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है। एंड एज आई सेड, देखिए अपाचे एक बहुत ही हाई वैल्यू एसेट है। अगर आप छोटी मोटी चीजें मार दें, छोटी मोटी चीजें गिरा दें, उसको क्लेम करना और एक हाई वैल्यू एसेट को क्लेम करना, इसमें बहुत एज ए स्ट्रैटेजी बहुत फर्क पड़ जाता है। और एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी दिख रही है यही स्ट्रैटेजी। और अमेरिकी बेस पर हमले का वीडियो देखिए। ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर दागी मिसाइलें, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलें दागी। यहां पर उनकी तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं, ये भी आशीष ने हम तक पहुंचाई हैं। और बहुत क्विकली इनके बारे में भी आशीष, केवल 20 सेकंड। एक और तस्वीर कह के जो मार रहा है उस पर मैसेज लगातार दिए जा रहा है। नो डाउट इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी है, लेकिन लगभग हर बड़ी वेव के ठीक बाद ईरान इस तरह से सबको, पूरी दुनिया को बता रहा है देखिए हमने ये मारा, इससे मारा। ये देखिए जरा, इसको इस खबर को बताए बगैर ये असल में पूर्णता होगी नहीं आज के हमारे शो की। अपाचे की तबाही पर ईरान का आरोप, नेतन्याहू ने किया फॉल्स फ्लैग, ईरान कह रहा है। नेतन्याहू ट्रंप को उकसा रहे हैं, हमने मारा नहीं, नेतन्याहू ने मारा, और नेतन्याहू ने हम पर आरोप लगा दिया, और देखिए ट्रंप ने हमारे ऊपर हमला कर दिया बहुत जल्दी से। ये देखिए जरा, अपाचे फॉल्स फ्लैग का शिकार वाकई हुआ है क्या? ईरान लगातार हमले को खारिज कर रहा है। ईरान का आरोप, अपाचे पर हमले के पीछे इजराइल का हाथ है। ये आशंका क्या है? नेतन्याहू लगातार ट्रंप को हमले के लिए उकसा रहे थे। ट्रंप नेतन्याहू में फोन पर बहस भी हुई थी। नेतन्याहू ने ट्रंप के मना करने के बावजूद लेबनान पर हमला किया। इसी बीच ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। तभी UAE के पास अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया। नेतन्याहू जानते थे अपाचे पर हमला होगा, तभी अमेरिका बड़ा हमला करेगा। क्या वाकई ऐसा हुआ है, या ईरान ने यहां पर भी शतरंज खेल दिया?